मित्रों, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने निबंध क्या लिखूं में बताया है कि एक सिद्धहस्त लेखक के पास लिखने के लिए विषयों की कमी नहीं हो सकती। मुझ जैसा एक व्यंग्यकार भी हर व्यक्ति, हर बात, हर घटना और इंसान की हर आदत पर लिखने की सहज कोशिश कर सकता है। ऐसी ही कोशिश मैंने इंसान के खेल के शौक पर व्यंग कटाक्ष करने के बाबत की है। एक व्यंग पेश कर रहा हूं जिसका शीर्षक है शाही खेल शौक। शाही खेल शौक। लखनऊआ नवाबों का खेल शौक तो इतिहास प्रसिद्ध है। गोमती के किनारे उनकी शोख पतंगबाजी पर तो दिल फेंक शाहजादियां दिल गंवा बैठती थीं और हरम की विरहणियां उनके गच्चाखोर पतंगों के साथ रास अभिसार तक कर लेती थी। इन अदा परस पतंगों के जरिए वे अपने आशिक मिजाज, दिल की जज्बात को बखूबी पेश करते थे। पतंगों के कटने काटने पर कितने ही शाही आका अपनी निहायत खूबसूरत बेगमों को भी दांव पर लगा देते थे। कतिपय शहजादों की शादियां भी ऐसे ही तय हुआ करती थी। एक दफे एक अदद पद्मिनी को हथियाने के लिए नवाब घरानों के कई अलाउद्दीनों के बीच छिड़ने वाली घातक जंग को रोकने के लिए पतंग मैच का ही सहारा लिया गया था। शाही पतंग मैच का अंदाज जितना तबाहकुन था उतना ही निराला भी था। नवाबजादे विदेशी शिष्टमंडलों की आवभगत अपनी छतों पर पतंग उड़ाते ही किया करते थे। यदा कदा तो वे किसी ईरानी बरतानी शहंशाह को गोमती तट पर पतंगबाजों की महफिल में ही दावत दे बैठते थे। लिहाजा पतंग युग के पतन के साथ साथ खेलों के प्रति शाही शौक में रिकॉर्ड गिरावट आई है। उधर सुल्तान और बादशाह सियासी कलह और विदेशी हमलावरों से तबाह हुए और इधर खेल की दुनिया से उनका जीव चटने लगा। फलस्वरूप पतनोन्मुख शाही घरानों के अमीर, उलेमा और नवाब गोमती तट की ओर निगाह डालना भी गुनाह समझने लगे। औरंगजेब सरीखे हुक्मरान ने तो खेल और खिलाड़ियों से इस कदर मुंह फेरा कि खौफजदा आवाम ने सभी खेल मैदानों को युद्धाभ्यास क्षेत्र में तब्दील कर डाला और खेल के सामानों से ज़रूरी फर्नीचर और घरेलू साज सामान बना डाले। तभी तो देश के चुनिंदा अजायब घरों में ऐतिहासिक खेल सामानों का नितांत अभाव है। हाँ, यहाँ हथियारों का जखीरा दुनिया में सबसे बड़ा है। बेशक हमारे पुरखे बेहद लड़ाकू किस्म के रहे होंगे। हमारे प्राचीन राजा महाराजाओं का क्रीड़ा प्रेम अभागन हरम वासिनियों के प्रति प्रेम से कहीं ज्यादा था। कभी कभी तो महारानियां भी उनके क्रीड़ा प्रेम से सौतिया डाह करने लगती थीं। बहरहाल वे खेल में जय पराजय को अहम तवज्जो देते थे। बहुधा तो खेल के मैदान देखते देखते रण क्षेत्र में बदल जाते थे। अब देखिए, महाभारत युद्ध भी तो खेल खेल में ही हुआ था। चौपड़ की तबाहकुन चाल पर लुगाई की आबरू तो दांव पर लगी ही लगी। साथ में खेल खेल में हारी गई रियासत के लिए बेहिसाब खून खराबा भी हुआ। खेल में हुई इस भयंकर तबाही के कारण राजकुमारों के खेल पर पाबंदी लगा दी गई। खेल खेल में लड़ाई छिड़ने के डर से युद्ध और संघर्ष को ही राजक्रीड़ा घोषित किया गया। इससे एक पंथ दो काज सिद्ध हुए, अर्थात राजकुमार का खेल भी हो जाता था और युद्धाभ्यास भी। वह बीहड़ जंगलों में हिंसक जानवरों का जानलेवा शिकार खेलता और इस तरह युद्ध का सबक भी सीखता। यह परंपरा इतनी लोकप्रिय हो गई कि जब राजा भारी भरकम राजकाज से ऊब जाता तो वह शिकार खेलने निकल जाता। प्रायः उसकी जान के भी लाले पड़ जाते। चुनांचे युवराज के लिए यह घातक खेल खेलना निहायत जरूरी था। इस घातक खेल में पारंगत होने के बाद ही उसे राज सिंहासन का योग्यतम उत्तराधिकारी माना जाता था। एक ऐतिहासिक तथ्य यह है कि क्षत्रपों के साम्राज्य काल में कोई भी क्षत्रप खिलाड़ी के रूप में मकबूल नहीं हो सका।
उनमें कोई जुझार युद्ध प्रेमी था तो कोई युद्ध से विमुख शांति दूत। जो शांति दूत था उसने भी खेल को युद्ध का पर्याय ही माना। काश उसने बड़े बड़े खेल समारोह आयोजित कर शांति संदेश देने में दिलचस्पी ली होती, लेकिन जब कभी उसमें युद्ध से विरक्ति पैदा होती तो वह गेरुए कपड़े पहन वन वीथियों में ध्यान तप से शांति तलाशने निकल पड़ता। सचमुच राजाओं का खेल से विरत होना समाज के लिए सेहतमंद नहीं था। प्रजा तो राजाओं को खेलते देख ही खेलों में रुचि लेती थी। जब राजा युद्धरत रहता तो प्रजा रसोई घर में भी युद्धाभ्यास करती, क्योंकि अपने देश की रक्षार्थ कभी भी लड़ाई के मैदान से उसका बुलावा आ सकता था। जब वह सन्यासी बन जाता तो सभी मन का कमंडल थाम चिमटा बजाते और भजन गाते उसके पीछे हो लेते। वाकई वह जमाना खेल के इतिहास का सबसे काला अध्याय था। यह बात अत्यंत खेदजनक है कि राजवंशों में युद्ध प्रेम की भांति खेल प्रेम में इजाफा नहीं हुआ। इसके बजाय उनमें खेल के प्रति निष्ठा में लगातार गिरावट आई। आखिरकार खेल उनकी दिनचर्या का भी अंग न बना रह सका। सम्राट और बादशाह अपनी रानियों के संग अपने विहारों उद्यानों में रास रचाते, किंतु रानियों के लाख अनुरोध पर भी आइस पाइस नहीं खेलते। इस तरह रास प्रेम भी उनके लिए युद्ध की तरह एक गंभीर और अनिवार्य गतिविधि बनकर रह गया। अस्तु मौजूदा बसते उजड़ते प्रजातांत्रिक राजघरानों के हुक्मरानों में खेल का जज्बा पैदा हो रहा है। वे खेलने के शौकीन भले ही न हो, उनमें खेल तमाशा देखने की दिलचस्पी में बराए नाम ही सही बढ़ोतरी तो हो ही रही है। स्टेडियमों में विराजमान होकर वे मैचों के बारे में विशेषज्ञ राय देने में माहिर होते हैं। खेल सुविधाओं में कमियों पर घड़ों घड़ियालू आंसू बहाने को तैयार रहते हैं। मसलन एक राजनेता ने तो क्रिकेट में एक ही बाल के इस्तेमाल पर रोते बिलखते हुए यहाँ तक कह डाला कि अगर मैं पीएम होता तो क्रिकेट के मैदान में हर खिलाड़ी के पास एक एक बाल जरूर होता, ताकि सभी हाथ धोकर एक ही बाल के पीछे न पड़ जाते। आज इने गिने राजनेता ही इतने हमदर्द खेल प्रेमी हैं, अन्यथा ज्यादातर तो खेल जीतने की बधाइयां और किसी खिलाड़ी के मरने का शोक दूरदर्शन और रेडियो पर प्रसारित करवाकर ही अपने खेल प्रेम का इजहार कर देते हैं। तथापि मौजूदा हुक्मरान खेल प्रेमी हों या खेल विरोधी, इसका हम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। पढ़ लिख कर खराब होने और खेल कूद कर नवाब बनने की मिसालें बेशुमार हैं। कामयाब खिलाड़ी होकर अकूत धन यश के मालिक बनने वालों की ठाट बाट से राजनेताओं को भले ही ईर्ष्या हो, हम तो उन्हें जीवनादर्श मानकर चलते हैं। नई पीढ़ी तो विकेटों के आगे बल्ला घुमा घुमा कर उनमें बसने वाले कुबेर का आरती वंदन करके उन्हें रिझाने पर तुली हुई है, लेकिन उसकी यह दीवानगी क्रिकेटरों की खेल कला के प्रति कम और उनके गगनचुंबी ऐश्वर्य के प्रति ज्यादा है। काश इसी तरह ही हमारे हुक्मरान भी उनसे प्रेम करते होते तो वे और अधिक जनप्रिय होकर जनतांत्रिक आदेशों के ज्यादा करीब होते। वे जब जब सिंहासन से उतरकर खेल के मैदान में बल्ला भाजने आते तो उन्हें इसी बहाने बार बार जनसंपर्क करने का अच्छा बहाना मिल जाता। तब वे खेल जगत और सियासत के बेताज बादशाह होते। दोस्तों, यह व्यंग भाषा शैली में गंभीर होते हुए भी दिलचस्प लगता है। आप इसे रुक रुक कर कई बार सुने, आप आनंद से आप्लावित हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धन्यवाद।